नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर जो खबर आप देख रहे हैं उसे आप सिर्फ एक खबर की तरह नहीं बल्कि लोकतंत्र में विपक्ष को कुचलने की साजिशों की मुनादी के तौर पर पढ़िए। इसे विपक्ष को लड़ाई के मैदान से हटाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने वाली बेशर्म सत्ता की हकीकत के तौर पर पढ़िए। यह देश के किसी एक सूबे की किसी एक पार्टी की खबर भर नहीं है। यह खबर बंगाल की सत्ता से बेदखल हुई एक पार्टी को पूरी तरह से कंगाल और बर्बाद करने की साजिशों का सबूत है। मोदी और शाह के रिजीम में विपक्ष को बुरी तरह से तोड़कर कमजोर करने के मंसूबों का इश्तेहार है। ममता और उनके नेताओं की हर तरह से घेराबंदी के बीच यह खबर मोदी और शाह के दौर में विपक्ष के खिलाफ तमाम एजेंसियों के इस्तेमाल की बानगी है। अगर आप इस तरह से इस खबर को नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको यही लगेगा कि अगर बंगाल पुलिस को टीएमसी के खातों में गड़बड़ी की शिकायत मिली और 12 या 15 खाते फ्रीज कर दिए गए तो क्या गलत है। अगर ईडी या बंगाल पुलिस ने टीएमसी के खातों से लेन देन पर रोक लगा दी तो क्या गलत है, ऐसे ही आप सोचेंगे। लेकिन नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझिए। आज के एक अखबार में छपी इस खबर में कहा गया है कि टीएमसी के खातों में 1000 करोड़ से ज्यादा जमा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के फ्रीज खातों के लेन देन से मिले सुरागों के मुताबिक अन्य खातों की भी जांच होगी। क्या आपने बीते 11-12 सालों में ऐसी कोई खबर सुनी है कि किसी राज्य की पुलिस या केंद्रीय एजेंसियों ने बीजेपी या उनके साझेदारों की कोई ऐसी जांच की हो, उनके खातों से कोई सुराग तलाशा हो? जिस बीजेपी के खाते में आज भी करीब 7000 करोड़ जमा है, आज ही मैंने गूगल सर्च किया, 25, 50, 100 करोड़ कम हो सकते हैं। जो बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी है, जिस बीजेपी ने बीते 10-12 सालों में चुनाव जीतने के लिए और पार्टियों को तोड़ने के लिए, दूसरे दलों के सांसदों विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए हजारों करोड़ खर्च किए हैं, क्या उस बीजेपी के खाते की कभी जांच करने की हिम्मत किसी एजेंसी की हुई? या उन नेताओं के खातों की जांच करने की हिम्मत हुई जिन्होंने पाला बदला, बीजेपी के खेमे में आ गए या बीजेपी के साथ आ गए या बीजेपी के साथ सरकार में साझेदार हो गए? या उन पार्टियों के खाते की जांच हुई जिन पार्टियों ने रातों रात पाला बदल लिया, बगावत करके सरकार में हिस्सेदार हो गए, जिन्हें बीजेपी ने करप्ट कहा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने करप्ट कहा, जिन्हें अमित शाह ने करप्ट किया कहा, लेकिन वो सब बीजेपी के साथ आ गए, धुल गए। क्या उनकी कभी जांच की खबर आपने सुनी है? लेकिन यहां सुराग तलाशने की कोशिश हो रही है, यही इस खबर में है। एक बार तो ईडी या इनकम टैक्स सुराग तलाशने की कोशिश करे, उन पार्टियों की भी, बीजेपी की भी, नहीं कर पाएगी, हमें मालूम है। खैर, वापस लौटते हैं इस खबर पर। हुआ यह कि ममता बनर्जी की चुनावी शिकस्त के बाद जब टीएमसी को तोड़कर बीजेपी के पाले में लाने की साजिशें शुरू हुई तो टीएमसी के दल बदलुओं ने, बागियों ने पार्टी के खजाने पर भी दावा ठोकना शुरू किया। 15 सालों तक बंगाल की सत्ता पर काबिज रही ममता की पार्टी के खजाने में 1000 करोड़ से ज्यादा होने की खबरें आने लगी। यहां से खाते फ्रीज होने की क्रोनोलॉजी समझिए। चुनाव में हार के बाद कुछ बागी नेताओं ने पार्टी के खातों पर दावेदारी ठोकी तो कुछ ने पार्टी फंड में गलत तरीके से आए सैकड़ों करोड़ की बात की। तरह तरह के बयान आए। विधायक दल में फूट हो चुकी थी, बीजेपी से बागियों की पूरी सेटिंग हो चुकी थी, ममता बनर्जी की पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने की पटकथा पर काम चल रहा था। इसी विवाद के बीच ममता ने 5 जून को अपनी सरकार में मंत्री रहे अरूप विश्वास को कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया, जिनकी जिम्मेदारी उस कोष की थी। नए कोषाध्यक्ष की ट्रेजरर की नियुक्ति कर दी। तब 12 जून को अरूप विश्वास ने, जो अरूप विश्वास बहुत करीबी थे ममता बनर्जी के, चूंकि इस बार हार गए, एचडीएफसी को चिट्ठी लिखकर अरूप विश्वास ने पार्टी के नेतृत्व और कंट्रोल को लेकर विवाद की जानकारी दी और खातों से निकासी पर रोक लगाने की मांग की। बैंक भला कैसे नहीं सुनता? मामला बीजेपी संरक्षित या बीजेपी के करीबी या बागी विधायक का जो ठहरा, और बीजेपी इस पूरे ऑपरेशन के लिए एक तरह से सूत्रधार की भूमिका भी थी, बीजेपी के नेता। सरकार बंगाल में बीजेपी की बन चुकी थी। एचडीएफसी बैंक ने कोलकाता पुलिस से गाइडेंस मांगी, पुलिस एक्टिव हुई। फिर 18 जून को दूसरे बागी विधायक विश्वनाथ दास ने कोलकाता पुलिस को चिट्ठी लिखकर पार्टी फंड के दुरुपयोग और फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर आरोप लगाए। बागी गुट के बाकी नेताओं की तरफ से बार बार कहा ही जा रहा था कि पार्टी फंड में गलत तरीके से पैसे आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, संदिग्ध फंड की रूटिंग का मामला है, कट मनी से खजाने को भरा गया, ब्ला ब्ला ब्ला, स्कैम से पैसा आया। तरह तरह के आरोप लगा दिए गए। शिकायत के अगले ही दिन
19 जून को कोलकाता पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। टीएमसी के 3 खातों की जांच शुरू हुई और 3 खाते फ्रीज कर दिए गए। खबरों के मुताबिक इन खातों में लगभग 450 करोड़ है एचडीएफसी के खाते। ऐसे मामलों में जैसा कि अक्सर होता है, पुलिस की जांच ने ईडी की एंट्री की बुनियाद बना दी। 8 जुलाई 2026 को, शायद अगर तारीख मुझे याद है, ईडी ने छापेमारी की और पहले से फ्रीज हो चुके उन्हीं 3 खातों को पीएमएलए के तहत फिर से फ्रीज कर दिया, जो पहले से फ्रीज थे खाते। ईडी ने अपना वो टास्क तुरंत पूरा कर लिया जिसके लिए मोदी और शाह ईडी जैसी एजेंसी का बेशर्मी से इस्तेमाल करते हैं, ऐसे आरोप उन पर लगते हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तार खोजने के दावे किए और अब मामला हाईकोर्ट में है। कहा जा रहा है कि आज की तारीख में बैंक के तमाम खातों और निवेश को मिलाकर लगभग 1000 करोड़ का एसेट फ्रीज कर दिया गया है। यही इस खबर में कहा भी गया है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने कोलकाता हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर फ्रीज खातों को अनफ्रीज करने की मांग की। 2-3 तारीखों पर सुनवाई हुई। 9 जुलाई को हाईकोर्ट ने 3 खातों से प्रशासनिक काम के लिए, कानूनी खर्च के लिए, पार्टी खर्च के लिए सीमित लेन देन की अनुमति दे दी मॉनिटरिंग में। लेकिन एक तरह से यह आंशिक राहत जरूर है, खाते अकाउंट अभी भी फ्रीज है। इस बीच बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन मैं उसमें अभी फिलहाल विस्तार से नहीं जा रहा हूं। मैं भी सुबह थोड़ा गूगल सर्च कर रहा था। मैं ये भी नहीं कह सकता या नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की पार्टी के खातों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी या लेन देन में कुछ संदिग्ध नहीं होगा, हुआ होगा, मुमकिन है। लेकिन सवाल तो यह है कि टीएमसी के जिन नेताओं ने पार्टी के खातों को लेकर पहले तो दावेदारी जताई कि अब पार्टी हमारी तो खाता हमारा, जब ममता बनर्जी ने ट्रेजरर को हटाकर, कोषाध्यक्ष को हटाकर इन खातों पर एक तरह से कब्जा कर लिया, तब एफआईआर दर्ज कराई गई। अगर पार्टी के बागी विधायकों की तरह इन खातों का कंट्रोल भी उनके पास चला गया होता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। मतलब बागी गुट की बात कर रहा हूं या बीजेपी की बात कर रहा हूं। अगर पार्टी के फंड में गलत तरीके से पैसे लिए गए तो इन्हीं पैसे से उन तमाम विधायकों ने चुनाव लड़ा होगा। करोड़ों का खर्च प्रचार प्रसार में हुआ होगा। जब तक ममता सत्ता में थी तब तक किसी ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन जैसे ही सत्ता से बेदखल हुई, बागियों ने पार्टी के खातों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पूरी पटकथा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बीजेपी ने लिखी थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बीजेपी की मशीनरी ने जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े हिस्से को तोड़कर उनसे अलग किया, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक उनकी पार्टी तोड़कर उन्हें कमजोर किया, यह बात तो अब सार्वजनिक है, पूरी क्रोनोलॉजी सामने है। ममता की पार्टी के 2/3 हिस्से टूटकर बीजेपी की सरपरस्ती में चले जा चुके हैं। चाहे वो अलग पार्टी बनाकर गए हों, चाहे जैसे भी, उस कहानी पर मैं नहीं जा रहा हूं, सब बच्चा जान चुका है। लेकिन अब पूरा जोर इस बात पर है कि ममता की बची खुची पार्टी को कंगाल बनाया जाए और पार्टी फंड को लेकर उन्हें फंसाया जाए, कुछ मुकदमे ठोके जाए। अगर टीएमसी के खाते में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे पहुंचे तो जरूर जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या जांच का दायरा सिर्फ विपक्ष के लिए है? क्या बीजेपी और उसके पार्टनर दलों के दरवाजों और खातों की तरफ देश की किसी एजेंसी ने कभी अपना रुख किया है हिम्मत? आपको पता है कि देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी के खाते में आज की तारीख में जो 7000 करोड़ जमा है, वो उन करोड़ों रुपए के सैकड़ों करोड़ की बात भूल जाइए जो खर्च हुए हैं, किए गए हैं पार्टी की तरफ से बीते 2 साल के चुनाव में। लेकिन अभी जो जमा है वो कहां से आए पता है आपको? जिन धंधेबाजों, कारोबारियों और ठेकेदारों ने दिए हैं, उन्हें बदले में क्या मिला है? क्विड प्रोको जिसको कहते हैं, पता है आपको? जिन अरबपतियों ने करोड़ों के चंदे देकर बीजेपी के खजाने भरे हैं, उन्हें बीजेपी ने कैसे फायदा पहुंचाया है, पता है आपको? नहीं पता होगा। बीजेपी ने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपने खजाने को भरा था, दुनिया के सामने है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसने के बाद जब बीजेपी को मालामाल करने वाली कंपनियों और धंधेबाजों की कहानियों पर महीने भर खुलासे होते रहे थे, ठेकेदारों पर, कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर, बीजेपी पर चंदा दो धंधा लो की फिलॉसफी के साथ खजाने भरने के आरोप लगे थे। साउथ इंडिया की कंपनी मेधा इंजीनियरिंग से लेकर चेन्नई के लॉटरी किंग तक के जरिए अरबों के चंदे लेने के बीजेपी पर आरोप लगे थे। दस्तावेज और सबूत भी सामने आए थे। ऐसी कंपनियों के नाम भी सामने आए जिनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां लगी थी, लेकिन जैसे उन्होंने बीजेपी के खजाने में अपना योगदान किया, बहुमूल्य योगदान 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ तक की खबरें आई। उनकी फाइलें बंद हो गई, सरकार की मेहरबानी भी हो गई। कहा गया कुछ कंपनियों को बड़े बड़े ठेके भी मिल गए, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक अलग अलग हिस्सों में। सड़क से संसद तक विपक्ष हंगामा करता रहा, दस्तावेजी सबूत लेकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा,
लेकिन बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई सरकार अपनी, एजेंसी अपनी, इनकम टैक्स अपना, ईडी अपनी, सीबीआई अपने, कौन जांच करेगा? इन सबको तो आपने विपक्ष के पीछे छोड़ा हुआ है, जैसे अभी बंगाल में हो रहा है। आज की तारीख में देश के हर जिले में बीजेपी का आलीशान दफ्तर है। जो किसी भी जिले में आप रहते हो देख लीजिए, बीते 10 सालों में बीजेपी नेताओं की अमीरी देख लीजिए अपने अपने जिले में। देश की राजधानी में सैकड़ों करोड़ की लागत से बना बीजेपी मुख्यालय है। आपको क्या लगता है देश भर में सैकड़ों करोड़ की ये इमारतें ईमानदारी से कमाए गए पैसे से तामीर की गई है? बीजेपी का खजाना जिस तरह से भरा जा रहा है, इसकी जांच करने की हिम्मत अगर एजेंसियों में होती, और जिस तरह से टीएमसी या कांग्रेस उनके खाते फ्रीज हो जाते हैं या उन पर तमाम तरह के आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमे होते हैं, अगर ऐसे कुछ राज्यों में हो जाए तो पता चले कि हकीकत क्या है। और बीते कुछ सालों में, जैसा कि मैंने भूमिका में भी कहा, जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई है, खासतौर से अभी कुछ महीनों के भीतर, उसके पहले भी वैसे ये सिलसिला कभी थमता नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले हुआ, महाराष्ट्र में सरकार गिरी, जिस तरह से सरकार महाराष्ट्र में गिराई गई थी, कितने पैसे बीजेपी ने खर्च किए। महाराष्ट्र से विधायकों के जत्थे को गुजरात होते हुए गुवाहाटी ले जाया गया प्राइवेट प्लेन में। एक एक प्लेन में 3-3, 4-4 विधायक जा रहे थे। 5 सितारा होटल में कई दिन तक पड़े रहे। जब लौट के आए तब तक उद्धव जी की सरकार जा चुकी थी, पूरी सरकार दूसरी बन गई। कैसे हुआ उस पर बहुत बार बात कर चुके हैं। फिर अजीत पवार, पूरी कहानी दुनिया जानती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और अभी भी टीएमसी के सांसदों को जिस तरह से तोड़ा गया, जिस तरह से टीएमसी के सांसद 2/3 होकर उसके बाद कई दिन के दाव पेच उठा फटक के बाद वो अलग, उन्होंने एक ऐसी पार्टी के साथ, ऐसी पार्टी का झंडा थामकर एक नया कायंतरण किया, उसको लेकर भी बहुत कहानियां हैं। टीएमसी के ममता के करीबी सांसदों ने आरोप लगाए कि एक एक सांसद को प्रति महीने से लेकर आगे जितने दिन तक उनकी सांसदी है तब तक के लिए मोटी रकम दी गई है। मैं उस रकम का जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये राजनीतिक आरोप है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे नहीं हुई। ये पैसे कहां से आए, कौन दे रहा है, कहां से फंड आ रहा है? या इन सबको ज्ञान प्राप्त हुआ, सब देश के लिए, राष्ट्र प्रेम में, मोदी जी के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने सब ममता बनर्जी जी के हारते ही सबने पाला बदल के, और उसके बाद सबको लगा बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, और उसके बाद बीजेपी के साझेदारी में आना है। इतना इन नेताओं को ऐसे समझते, उनमें से कई नेता ऐसे भी जिन पर बंगाल में आरोप थे। लेकिन ये हुआ, आम आदमी पार्टी टूटी, राज्यसभा सदस्य कई गए। उसमें पता चला कि एक एलपीयू है, लवली यूनिवर्सिटी पंजाब की, उनके खिलाफ जांच हो रही थी, ईडी के छापे पड़े थे, और उसके बाद वो भाई साहब राज्यसभा सदस्य थे आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद 7 टूटे, उसमें वो भी टूटे, बच गए, यूनिवर्सिटी बच गई। वो जांच और छापों से जो उनकी मुसीबत होती वो खत्म हो गई। उसके बाद अब फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, सांसदों की। ये सब ऐसे हो रहा है फोकट में, कितने पैसे इसके पीछे खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी रिजीम में यही है कि किसी ढंग से विपक्ष को खत्म करो, कमजोर करो, और संसद में 2/3 बहुमत हासिल करो। एक तो मकसद है कि परिसीमन को लेकर जो उनका विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक गिर गया था पिछली बार, उसको फिर से किसी ढंग से पास कराओ। संख्या बल में आप इतने जुटा लो, चाहे अंदर रहकर, चाहे बाहर से, चाहे बीजेपी में आकर, चाहे बीजेपी का समर्थन करके, ताकि आप अपने हिसाब से परिसीमन करके, महिला आरक्षण की आड़ लेकर परिसीमन विधेयक पास करके देश में ऐसी स्थिति बना दो कि अगले कुछ चुनाव में बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाए। इसको लेकर तमाम तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन ये लगातार, आप एक लंबी लिस्ट है कि कब कब बीजेपी ने दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश किया, एजेंसियों ने किस तरह से काम किया, चाहे हेमंत सोरेन के खिलाफ हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल और इनको जिस तरह से सलाखों के पीछे भेजा, सिटिंग मुख्यमंत्री को जाना पड़ा। और कई ऐसे फैसले हैं, कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट के मौखिक ऑब्जर्वेशन है, जब ईडी और सरकार की एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर कोर्ट ने फटकार लगाई है, जमानत दी है, चाहे हेमंत सोरेन का मामला हो, चाहे तमिलनाडु का कोई मामला हो। लेकिन ये सब हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। लेकिन आप सब देख रहे हैं, आपको लग रहा है इसमें गलत क्या है। पहले तो आप ममता बनर्जी की पार्टी के जो नेता है, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे और जो बच्चे खुचे उनके सांसद नेता हैं, उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी हो रही है, जिस तरह से उनकी घेराबंदी हो रही है, जिस तरह से वो कहीं पब्लिक में जा रहे हो, उस पब्लिक की भीड़ में बीजेपी कार्यकर्ता जुटकर आकर अंडे और पत्थर या अनाप शनाप चीजें फेंक रहे हैं, उनका निकलना दूभर कर दिया है। लेकिन
कोशिश ये है, मकसद ये है, साजिश ये है, किसी ढंग से बीजेपी इतनी कमजोर कर दे ममता बनर्जी को, ताकि ममता बनर्जी आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, 2029 के चुनाव में भी किसी तरह से बीजेपी के लिए चुनौती की तरह आकर खड़ी ना हो सके। मकसद यही, और अलग अलग राज्यों में फिलहाल यही हो रहा है। तो एक लंबी लिस्ट है। चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय क्या हुआ था? कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए थे। लगातार कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले इनकम टैक्स ने पुरानी फाइलें खोली, कोई बहुत साल पुरानी, और उसके बाद उन फाइलों में कुछ एम्बिग्विटी देखकर उसके बाद खाते फ्रीज कर दिए। कोई जांच आज तक कर सकता है बीजेपी के खातों की? और बीजेपी ही नहीं, जो उनके 20-22 और जो पार्टनर है, छोटे से बड़े तक, कोई आज तक किसी ने जांच की है? किसी एजेंसी ने? करे तो पता चले, करे कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? आज ही खबर देख रहा हूं कि पार्षदों, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भी तोड़ा गया। रेखा गुप्ता पार्षदों का स्वागत कर रही है जिन्हें तोड़ा गया। तो रोज तोड़ो फोड़ो, महाराष्ट्र में तो नारे लगते हैं, क्या ये खोखा करके कुछ बोलते हैं, कितना खोखा, कितना 50 खोखे ओके, ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है। खैर, तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं कि एक सजग नागरिक के तौर पर, दर्शक के तौर पर जब ऐसी खबरों को देखें तो सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ें जितनी हेडलाइन है, समझने की कोशिश करें कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। मैं आखिर में कहते हुए कि अगर किसी पार्टी के खाते में गड़बड़ी है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा आया है, अगर क्विड प्रो को है, अगर किसी ठेके के बदले पैसा लिया गया है, या मनी को रूट किया गया है, संदिग्ध ट्रांजैक्शन है, जरूर जांच होनी चाहिए। लेकिन फिर सबके लिए होना चाहिए, और सबके लिए कानून चूंकि बराबर है, तो एजेंसियों को हर पार्टी के लिए वही रुख रखना चाहिए, और उसी सख्ती के साथ हर पार्टी के खातों की जांच होनी चाहिए, हर नेता के खातों की या नेता के मामलों की जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जानते